नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बहू सास की सेवा करोगी तो मेवा मिलेगा। रुक्मणी जी चहकते हुए रसोई में दाखिल हुई और बहू को आदेश देते हुए बोली, सुनो बहू, मेरी बेटी अपनी सास को अस्पताल दिखाने शहर आ रही है। गैस बंद कर और जो खाना बनाया है उसे वहीं छोड़ दे। अब मेरी बेटी के पसंद का सब कुछ बनाना पड़ेगा। अवनी बोली, मम्मी जी, लेकिन दाल सब्जी लगभग आधा पक चुकी है। बस रोटियों के लिए आटा गूंथ रही हूँ। रुक्मणी जी बोली, अरे वो सब कौन खाएगा, उबले कद्दू उबले लौकी। मेरी बेटी आ रही है, अभी समोसे कचौड़ियाँ पकौड़ियाँ नमकीन मठरी रबड़ी और खीर बना। मेरी बेटी रोज़ रोज़ थोड़ी ना आती है। मम्मी जी, दीदी तो अभी सिर्फ 10 दिन पहले ही आई थी और पूरे 10 दिन यहीं रह कर गई हैं। रुक्मणी जी झल्लाकर बोली, तो क्या हुआ, बेटी जितनी बार आए कम है। उसके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझी। कहती हुई वह किचन से बाहर चली गई। 1 घंटे बाद गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ गूंजी। रुक्मणी जी खुशी से उछलते बोली, अरे बहू, लगता है मेरी बेटी आ गई। जल्दी जा, फ्रिज से ठंडा पानी लेकर आ। और हाँ, शरबत बनाया कि नहीं। अवनी फ्रिज खोलकर शरबत ग्लास में डालने लगी। अरे मेरी लाडू, आ गई तू, कहते हुए उन्होंने रीना को गले से लगा लिया। फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, सफ़र में बहुत थक गई होगी ना मेरी बेटी, चल अंदर आ, पहले आराम कर। तभी रीना बोली, माँ, अभिषेक मम्मी जी को अस्पताल में एडमिट कराने गए हैं। उनकी तबीयत बार बार बिगड़ रही थी, इसीलिए इस बार शहर के बड़े डॉक्टर को दिखाने लाना पड़ा। अस्पताल के बहुत सी फॉर्मेलिटी होती है, वही पूरी कर रहे हैं। बहुत गर्मी है तो मैं यहाँ चली आई। रुक्मणी जी तुरंत बोली, अरे कोई बात नहीं बेटा, यह तेरा ही घर है, जब चाहे जितने दिन चाहे रहे। बेटी का अपनी माँ के घर आने का परमिशन भी लेना पड़ेगा क्या। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी पसंद की हर चीज़ बनवाई है मैंने। गरम गरम समोसे, धनिया पुदीने की चटनी, कचौड़ियाँ, रसमलाई रबड़ी। बस तू आराम से खा और चिंता बिल्कुल मत कर, सब काम बहू संभाल लेगी। अरे बहू, अब ठंडा ठंडा शरबत लाएगी या बस किचन में मूर्ति बनकर खड़ी रहेगी। अवनी ट्रे में शरबत लेकर जैसे ही हॉल में आई, रीना ने एक घूंट लिया और तुरंत मुंह बना लिया। भाभी, ये शरबत है या गुनगुना पानी। आपको पता नहीं, मुझे और समायरा को ठंडा शरबत ही पसंद है। दीदी, सुबह से बिजली नहीं थी, फ्रिज बिल्कुल ठंडा नहीं हो पाया, इसीलिए बात पूरी भी नहीं हुई कि रुक्मणी जी बीच में बोल पड़ी। तो क्या हुआ, अगर बिजली नहीं थी तो मुझसे कह देती, बाहर से कोल्ड ड्रिंक जूस या बर्फ़ मंगवा लेती। मेरी बेटी इतनी दूर से आई और तुम मुझे गुनगुना शरबत पिला रही हो। तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता, हर बार कोई ना कोई कमी छोड़ देती हो। मेरी बेटी का सारा मूड खराब कर दिया। ननंद आती नहीं कि तुम्हारा मुंह बन जाता है, तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखती मेरी बेटी का। रीना ने अपनी माँ की ओर ध्यान से देखा और फिर हैरानी से बोले, अरे माँ, ये क्या हाल बना लिया है अपना। आप तो कितनी दुबली पतली लग रही हो। भाभी आपको ठीक से खाना वाना नहीं देती क्या। रुक्मणी जी बोली, क्या बताओ बेटा, आज सुबह से तो मेरे गले से एक निवाला भी नहीं उतरा। इतनी में अवनी रसोई से बाहर आई और बोली, दीदी, सुबह मैंने मम्मी जी के लिए आलू के पराठे बनाए थे, साथ में फल और जूस भी दिया था, सब उन्होंने खाया है। रीना ने अवनी को घूरते हुए कहा, भाभी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, आपका वजन तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और मम्मी का घटता जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, थोड़ा ध्यान रखिए उनका। हम भी अपनी सास की सेवा करते हैं, कोई उंगली नहीं उठा सकता। देखिए, उनकी तबीयत खराब हुई तो हम उन्हें सीधे शहर के बड़े अस्पताल लेकर आए और यहाँ आप मेरी माँ के हेल्थ से खिलवाड़ कर रही हैं। फिर आदेश देती हुई बोली, अच्छा भाभी, अब जल्दी से हल्की सी मूंग दाल की खिचड़ी, सूप और ताज़ा जूस बना दो, सब पैक कर देना। मैं अस्पताल जाकर अपनी सास को दे आऊँगी। अभिषेक भी अस्पताल में थक गए होंगे और मैं तब तक अपने माँ के कमरे में एसी में थोड़ा आराम कर लेती हूँ। औनी ने धीरे से कहा, दीदी, मैंने अभी अभी आपकी पसंद का इतना सारा नाश्ता बनाया है, अब फिर से कुकिंग करनी पड़ेगी इतनी गर्मी में।
इतने में रुक्मणी जी ऊंची आवाज में बोली, तो क्या हुआ? दोबारा खाना बनाने से तेरे हाथ घिस जाएंगे क्या? अरे सिर्फ खिचड़ी बनाने में ऐसे मुंह बना रही है जैसे तुझसे पहाड़ तोड़वा रही हूँ। मेरी बेटी की सास के लिए तू नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? हमने भी अपने ज़माने में अपनी सास की खूब सेवा की है। जाकर गांव में पूछ लेना। मेरी सास तो गांव में ही रहती है। तेरे ससुर ने शहर में घर बना लिया, इसलिए हम यहाँ आ गए। लेकिन आज भी सास की बहुत याद आती है। खिचड़ी बनाने में कितना समय लगता है? कुकर में दाल चावल डालो, बन गया खिचड़ी 2 मिनट में। अब ज़्यादा बातें मत कर और जाकर खिचड़ी चढ़ा। रीना घमंड से बोली, भाभी एक बात हमेशा याद रखना, सास की सेवा करोगी तो मेवा ही मिलेगा। मैं भी अपनी सास की खूब सेवा करती हूँ। अवनी बोली, अरे दीदी, अगर सेवा के बदले ताने डांट और बेइज्जती ही मिले तो फिर उस मेवा का स्वाद भी कड़वा हो जाता है। कहती हुई वह किचन में चली गई। फिर 1 घंटे बाद, अरे बहू, रीना की सास के लिए टिफिन तैयार हुआ कि नहीं? जल्दी कर, हाथ में मेहंदी लगा रखा है क्या? लीजिए मम्मी जी, टिफिन तैयार है। अच्छा सुन बहू, मैं भी अस्पताल जा रही हूँ। आखिर वो मेरी समधन है, उनका हाल चाल पूछना भी तो मेरा फर्ज है। अवनी बोली, अगर आप कहें तो मैं भी साथ चलती हूँ। एक बार दीदी के साथ से मिल भी लूँगी। अरे हम पिकनिक मनाने नहीं निकल रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं। क्या अस्पताल बारात लेकर जाएंगे? तू जाएगी तो पीछे से मेरी बेटी की पसंद का खाना कौन बनाएगा? उसके लिए शाम के नाश्ते में कचौड़ी, रसमलाई भी बनानी है। और 5 साल की समायरा को कौन संभालेगा? हर जगह टांग अड़ाने की आदत है तेरी। अवनी चुप सी खड़ी रही। तभी मुकेश जी बाहर आए और बोले, अरे रुक्मणी, बहू भी साथ जाना चाहती है तो ले जाओ, समायरा को मैं संभाल लूँगा। तुम सब अस्पताल हो आओ। मुकेश जी की बात सुनते ही रुक्मणी जी भड़क उठी। आप बीच में मत पड़िए तो अच्छा रहेगा। आपसे किसने राय मांगी? घर आते ही सीधे अपने कमरे में जाइए, 1 कप चाय पीजिए और आराम कीजिए। रुक्मणी, इस घर की बहू कोई नौकरानी नहीं है। बहू का भी हालचाल पूछने का उतना ही हक है जितना तुम्हारा। चल बेटी, इनसे तो बहस में कोई जीत ही नहीं सकता। कहते हुए दोनों घर से बाहर निकल गए। शाम को जैसे ही रुक्मणी जी और रीना अस्पताल से लौटी, रीना ने पूरे घर पर नजर डाली और गुस्से से चिल्ला उठी, ये क्या भाभी, समायरा के कपड़े इतने गंदे हैं, उसके बाल भी नहीं संवारे और ये घर का क्या हाल बना रखा है। चारों तरफ खिलौने और सामान अस्त व्यस्त पड़ा है। उन्हें कुछ बोलती उससे पहले ही मुकेश जी अपनी कुर्सी से उठे। बस करो रीना, बहू इंसान है, कोई मशीन नहीं। सुबह से अब तक तुम्हारी बेटी के 4-5 बार कपड़े बदल चुकी है, हर बार समायरा कपड़े गंदे कर देती है। उन्होंने हॉल की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल किसने फर्श पर गिराई? ये खिलौने किसने बिखेरे? ये फटी हुई कॉपी किताब किसने फाड़ी? तुम्हारी बेटी ने। कभी सोफे के कुशन फेंकती है, कभी किचन के सामान, और हर बार बहू चुपचाप साफ करती रही। रीना तिल मिलाकर बोली, पापा आप कैसे नाना हैं, अपनी ही नातिन की शिकायत कर रहे हैं, और तू कैसी ननंद है, अपनी ही भाभी पर उंगली उठा रही है। सुबह से एक पैर पर बेचारी खड़ी होकर पूरे घर का काम कर रही है। खाना बनाया, टिफिन तैयार किया, अस्पताल भेजा, घर संभाला, और जब 5 मिनट के लिए बैठी सुस्ताने, तभी समायरा ने पूरा घर सिर पर उठा लिया। हर गलती का ठिकरा बहू के सिर पर फोड़ना बंद करो तुम। अवनी चुपचाप खड़ी रही। उसे लगा जब उसके ससुर ने सारी सच्चाई कह दी है तो अब उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं। पर रुक्मणी जी तिलमिला उठी। मुकेश जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, घर की औरतों की बातों में आपकी अदालत लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुकेश जी ने भी उँगली दिखाते हुए कहा, मैंने भी पहले कहा था, जहाँ अन्याय होगा वहाँ मैं चुप नहीं रहूँगा। कहते हुए वह अपने कमरे में चले गए। इतने में समायरा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रीना बोली, अरे बेटा क्या हुआ? मैं तो तुम्हें मोबाइल देकर गई थी, मोबाइल कहाँ है? अवनी ने धीरे से कहा, दीदी मैंने मोबाइल रख लिया है, काफ़ी देर से देख रही थी इसलिए सोचा थोड़ी देर आँखों को आराम मिल जाएगा। मोबाइल ज़्यादा देखने से बच्चों की आँखों पर असर पड़ सकता है। रीना ने तुनक कर कहा, बस अब तुम मुझे सिखाओगी कि मेरी बेटी के लिए क्या सही है क्या गलत? अवनी बोली, मैं तो बस
रीना ने बीच में ही रोक दिया। तुम कौन होती हो मेरी बेटी के अच्छे बुरे का फैसला करने वाली? आजकल के बच्चे बिना मोबाइल के मानते ही कहाँ हैं। इतना कहकर रीना ने अपना मोबाइल उठाया और समायरा के हाथ में थमा दिया। लो बेटा, आराम से कार्टून देखो। मोबाइल मिलते ही समायरा चुप होकर स्क्रीन में खो गई। रीना ने कहा, अब भाभी चाय नाश्ता मिलेगा, सिर फटा जा रहा है। थोड़ी देर बाद अवनी ट्रे में गर्मा गर्म चाय और पकौड़े लेकर कमरे में आई। उसने एक एक करके सबको चाय दी, फिर अपने लिए भी एक कप निकाला और कमरे के एक कोने में बैठकर चाय पीने लगी। रीना ने ताने कसने शुरू कर दिए। वाह भाभी, बड़े ठाठ हैं आपके। मैं तो आज तक अपने ससुर जी के सामने बैठकर एक घूंट पानी तक नहीं पीती, और आप तो बड़े आराम से चाय की महफिल जमा रही हैं। वाह, कोई शर्म लिहाज है कि नहीं? अवनी ने बिना कोई जवाब दिए चुपचाप अपना कप उठाया और बाहर चली गई। जैसे वो बाहर निकली, रुक्मणी जी ने ओठ टेढ़े करते हुए फुसफुसाया, देखा इसकी चाल ढाल। तेरी बुआ तो ऐसे गुड़ गा कर गई थी जैसे कोई साक्षात देवी भेज रही हो। कह रही थी भाभी लड़की इतनी सीधी है कि मुंह खोल कर ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती। अब देख, सीधी कम सिर चढ़ी ज्यादा निकली। रीना बोली, मम्मी आप बेवजह परेशान हो रही हैं। अभी तक इसे किसी ने इसकी औकात दिखाई ही नहीं, इसलिए पंख निकल आए हैं। अब मैं आ गई हूँ, 2 दिन में ऐसे पर कतरूंगी कि सारी अकड़ हवा हो जाएगी। याद रखेगी इस घर में किसकी चलती है। रुक्मणी जी ने मुस्कुराकर रीना की पीठ थपथपाई और बोली, बस बेटी, यही तो मुझे तुझसे उम्मीद थी। इसका घमंड नीचे उतारना बहुत ज़रूरी हो गया है। थोड़ी देर बाद रीना कमरे में आई। अरे भाभी, बस कमरे की रानी बनकर बैठी रहोगी या खाना भी बनाओगी? अभिषेक भी आती होंगी, वह खाना खाकर फिर से अस्पताल जाएंगे। और हाँ, मम्मी जी के लिए वेजिटेबल दलिया सूप तैयार रखना। बाकी हमारे लिए चीज़ पास्ता, गार्लिक ब्रेड और कोल्ड कॉफ़ी बना देना। किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, आखिर वह घर के दामाद है। ऐसे ही देखते देखते 10 दिन बीत गए। इन 10 दिनों में अवनी सुबह 5 बजे उठती और रात देर तक एक पल की फुर्सत बिना पूरे घर की जिम्मेदारी निभाती रहती। कभी रसोई, कभी सफाई, कभी अस्पताल के लिए टिफिन, कभी रीना की सास के लिए परहेज वाला खाना, तो कभी समायरा को संभालना। दिन खत्म हो जाता लेकिन उसके काम कभी खत्म नहीं होते। जब भी वह थक कर अपने पति आदित्य से कहती, सुनो, मुझसे अब नहीं हो रहा है, बहुत थक जाती हूँ। आदित्य हर बार यही कहता, अवनी बस कुछ दिनों की बात है, जैसे तैसे एडजस्ट कर लो। घर में कलह मचाना अच्छी बात नहीं होती। 2-4 दिन में सब अपने अपने घर चले जाएंगे। इस पूरे घर में अगर कोई उसकी खामोशी पढ़ लेता था तो वह थे उसके ससुर मुकेश जी। वह बिना कुछ कहे समझ जाते कि बहू के पैरों में दर्द है। कमर जवाब दे रही है। कभी चुपके से उसके लिए चाय बना देते, कभी कहते, बहू 5 मिनट बैठ जा, बाकी काम बाद में भी हो जाएगा। फिर एक दिन मुकेश जी और उनका बेटा आदित्य गांव चले गए। गांव से खबर आई कि मुकेश जी की माँ की तबीयत बहुत खराब है। उसी समय रुक्मणी जी बोली, बहू सुन, रीना अपनी सास को अस्पताल से सीधे यहीं लेकर आ रही है। वह ज़्यादा चल फिर नहीं सकती, तो तू अपना बड़ा कमरा खाली कर दे। आज से तू हॉल में सोएगी। अवनी ने चौंक कर कहा, मम्मी जी, लेकिन दीदी अपनी सास को अपने घर क्यों नहीं ले जा रही हैं? रुक्मणी जी ने कहा, क्यों? तेरे सिर पर काम का बोझ बढ़ जाएगा। डॉक्टर ने 2-3 दिन बाद फिर से बुलाया है उन्हें। बार बार गांव से शहर कौन दौड़ेगा? इसीलिए समधन जी यहीं रहेंगी। फिर ताना मारते बोली, या फिर तुझे इस बात की जलन हो रही है कि अब तेरे काम में थोड़ा इजाफा हो जाएगा? अवनी ने शांत स्वर में पूछा, लेकिन मम्मी जी, अपना ही कमरा मुझे क्यों खाली करना पड़ेगा? रुक्मणी जी ने आंखें तरेर दी, क्योंकि मेहमान का सम्मान करना सीखा जाता है, हर बात पर सवाल उठाना नहीं। इतनी सी भी तमीज़ नहीं है क्या? तभी रीना बोल पड़ी, अरे भाभी, 4 दिन हॉल में सो लोगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा? वैसे भी भैया तो पापा जी के साथ गांव गए हुए हैं, या फिर उनकी जुदाई एक रात भी बर्दाश्त नहीं हो रही? मौनी ने पलटकर जवाब दिया, दीदी, आपकी बेटी पिछले इतने दिनों से हमारे बीच में सो रही थी, तब तो मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की।
रुक्मणी जी झुंझला कर बोली, बहुत हो गई बहसबाजी, चुपचाप कमरा खाली कर दे। रीना ने चिल्लाते हुए कहा, मम्मी रहने दीजिए, इन्हें क्या पता सेवा और संस्कार किसे कहते हैं। सास की देखभाल करना इनके बस की बात नहीं। त्याग, समर्पण और रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये कैसी आपकी सेवा करती हैं? सब दिखता है मुझे। मैं अपनी सास की सेवा करना जानती हूँ। आपकी तरह नहीं हूँ भाभी। अवनी ने मुंह खोला ही था कि उससे पहले ही दरवाजे से अभिषेक की आवाज़ आई। सच में रीना, बहुत अच्छी सेवा करती हो। तुम्हें तो बेस्ट बहू का अवार्ड मिलना चाहिए। अगर इतनी ही अच्छी सेवा करती हो तो मम्मी की ऐसी हालत नहीं होती। समय पर चाय नाश्ता दी होती, समय पर खाना खिलाया होता, दवा का ध्यान रखा होता तो आज उन्हें बार बार अस्पताल ही नहीं जाना पड़ता। रीना, सब पका गई। अभिषेक बिना रुके आगे बोला, अस्पताल में भी ज़्यादातर समय तुम मोबाइल चलाती रही, कभी फ़ोन, कभी किटी पार्टी की बातें, कभी वीडियो कॉल, और आज भाभी को सेवा का पाठ पढ़ा रही हो। दूसरों को सेवा का ज्ञान देने से पहले कभी आईने में भी खुद को देख लिया करो। यहाँ भी तुम अपनी सास की सेवा करने नहीं, अपनी जिम्मेदारियाँ अपनी भाभी के सिर पर लादने आई हो ताकि खुद आराम से रह सको। रीना चिल्लाकर बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? अभिषेक ने तीखे लहजे में कहा, मतलब बिल्कुल साफ है। अस्पताल में भी तुम बस लोगों को दिखाने के लिए जाती हो कि देखो बहू कितनी सेवा कर रही है। सच तो यह है कि माँ के सिरहाने बैठने से ज़्यादा वक्त तुम्हारा मोबाइल की स्क्रीन के सामने गुजरता है। रीना का चेहरा उतर गया। आपको तो बस मेरी कमी निकालनी आती है। मैं कुछ भी कर लूँ, आपकी नज़र में गलत ही रहूँगी। अब कान खोलकर सुन लो रीना, मैं 3 दिन बाद वापस आऊँगा डॉक्टर को दिखाने। अभी माँ कमज़ोर है इसलिए नहीं ले जा सकता। तब तक माँ की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उम्मीद है कि इस बार उन्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, और यह इनकी सारी दवाइयाँ हैं, समय पर देती रहना। इतना कहकर वह चला गया। रात को जब खाना तैयार हुआ, अपनी ने रीना की सास के लिए वेजिटेबल खिचड़ी बनाकर रीना के सामने रखते बोली, दीदी लीजिए, खिचड़ी तैयार है। अब आप अपनी सासू माँ को खिला दीजिए। रीना मोबाइल से नज़र उठाए बिना बोली, जीजा जी 2 बातें क्या बोल गए, तुम्हारे तेवर ही बदल गए। जाओ, मेरी सास को अपने हाथों से खिला दो, मैं अभी बिजी हूँ। अवनी ने कहा, दीदी मुझे अभी पूरी रसोई समेटनी है, बर्तन धोने हैं, घर का बाकी काम भी करना है। मैंने खाना बना दिया, अब उन्हें खिलाना आपकी जिम्मेदारी है। रीना ने तुनक कर कहा, मैंने कहा ना जाकर खिला दो। नहीं दीदी, खाना बनाना मेरा काम था, लेकिन आपकी सास की सेवा करना मेरा ड्यूटी नहीं है। इतने में रुक्मणी जी बाहर आ गए। बहू, बहस मत करो, जाकर पहले समधन जी को खाना खिलाओ, फिर आज रात उनके कमरे में ही उनके साथ सो जाना। रात में उन्हें कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो तुम तुरंत संभाल लोगी। अवनी ने तुरंत जवाब दिया, मम्मी जी मैं क्यों उनके कमरे में सोऊंगी? मैंने अपना कमरा पहले ही खाली कर दिया है, मैं हॉल में ही सोऊंगी। रीना ने चिल्लाकर कहा, भाभी मैं इतने दिनों से अस्पताल के चक्कर काट रही हूँ, एक रात भी चैन से नहीं सोई हूँ। अब मेरी भी नींद पूरी होने दो। अवनी का सब्र टूट गया। दीदी, और मैं सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक पूरे घर की मुख्य नौकरानी बनी हुई हूँ। खाना, सफाई, बर्तन, कपड़े, आपकी बेटी, आपकी सास, सबकी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे थकान नहीं होती? रुक्मणी जी गुस्से से चिल्लाई, लगता है तेरी जुबान को लगाम लगाना पड़ेगा, बहुत बेलगाम हो गई है। घर में मेहमान है पर तुझे किसी बात की चिंता नहीं है। तभी रीना ने गुस्से में अवनी की कलाई कसकर मरोड़ दी। जा सो जा मेरी सास के कमरे में, नहीं तो तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगी। अवनी दर्द से करा उठी। दीदी छोड़िए मेरा हाथ, बहुत दर्द हो रहा है। रीना दांत पीसते हुए बोली, आज ज़्यादा नखरे मत दिखाना। आज तुझे बचाने के लिए न तेरे ससुर है न तेरा पति, समझी? चुपचाप जाकर मेरी सास के कमरे में सो जा। अवनी ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और चुपचाप रीना की सास के कमरे में सो गई। अगली सुबह घर के बाहर कार आकर रुकी। रुक्मणी जी जोर से आवाज़ लगाई, बहू अरे कहाँ मर गई? जाकर दरवाज़ा खोल, कब से घंटी बज रही है। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया।
रुक्मणी जी बड़बड़ाते हुए खुद दरवाज़ा खोलने गई। आजकल की बहुओं को तो बस घोड़े बेचकर सोना आता है, घर जाए भाड़ में, इन्हें क्या। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने मुकेश जी, आदित्य और व्हील चेयर पर बैठी मुकेश जी की बुजुर्ग माँ थी। रुक्मणी जी चौंक गए। अरे माँ जी, आप यहाँ? आप इन्हें गांव से यहाँ क्यों ले आए? इनकी तो तबीयत सही नहीं थी। मुकेश जी ने कहा, रुक्मणी, गांव में माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने कहा है कि अब आगे का इलाज शहर में ही होगा, इसीलिए माँ अब कुछ दिन यहीं रहेगी। रुक्मणी जी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह मुकेश जी को साइड ले जाकर बोली, लेकिन इनकी सेवा कौन करेगा? तू करेगी, मुकेश जी ने जवाब दिया। आदित्य बोला, मम्मी, दूसरों की सास की सेवा करवाने में तो आप सबसे आगे थी। अब अपनी सास की सेवा का मौका आया तो पीछे क्यों हट रही हैं? रुक्मणी जी झेप गई। फिर मुंह बनाते बोली, मैं क्यों करूंगी सेवा? अवनी है ना, वही सब कर लेगी। उसी समय रुक्मणी जी चिल्लाई, अरे बहू कहाँ हो? सबके लिए चाय पानी तो ले आ। पूरा घर छान मारा, लेकिन अवनी कहीं दिखाई नहीं दी। रीना बोली, मम्मी, न हॉल में है न छत पर, लगता है बाहर गई होगी। तभी आदित्य धीरे से बोला, माँ, अवनी इस घर में होगी तब न मिलेगी। रुक्मणी जी घबरा गई। मतलब कहाँ गई वो? आदित्य बोला, अपने मायके। क्या? मेरी इजाज़त के बिना चली गई? मुकेश जी मुस्कुराए। मेरी इजाज़त से गई है, मैंने ही फ़ोन करके बोला है जा। यहाँ का कहाँ का नियम है कि हमेशा सास से परमिशन लेनी पड़ेगी? इतने दिनों से बिना रुके पूरे घर का बोझ उठा रही थी, अब उसकी बारी है आराम करने की। गुस्से में रुक्मणी जी ने तुरंत अवनी को फ़ोन लगाया। फ़ोन उठते ही चिल्लाए, बहू, तुरंत घर वापस आ, यहाँ अम्मा जी बीमार है और तू वहाँ आराम फरमा रही है। इतने में आदित्य ने फ़ोन उनके हाथ से छीन कर कहा, अवनी, तुम नहीं आओगी, जितने दिन मन करे अपने मायके में आराम करो। यहाँ माँ और दीदी दोनों मिलकर घर भी संभालेंगी और दादी माँ की सेवा भी करेंगी। आखिर सेवा करने का इतना शौक है ना इन्हें। हे भगवान, बेटा भी बदल गया, उस जादूगरनी का जादू चल गया। हाँ माँ, जो समझना है समझ लो। अब तो घर का पूरा माहौल बदल चुका था। सुबह होते ही रीना अपनी सास के कमरे में भागती और मम्मी जी, दवा का समय हो गया है, लीजिए जूस पी लीजिए। रीना की सास बोलती, कैसी खिचड़ी बनाई है, कुछ और बना, मुझसे यह सब नहीं खाया जाएगा। मम्मी जी, डॉक्टर ने आपको तला भुना खाने को मना किया है। उधर रुक्मणी जी अपनी सास के कमरे में जाती, अम्मा जी ये लीजिए गर्म पानी, पहले दवा खा लीजिए। अरे रुक्मणी, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, गरम तेल से मालिश कर। तभी रीना की सास बोली, रीना बहू, तू मेरे सिर की मालिश कर। अम्मा जी कहती, तेज से मालिश कर रुक्मणी। मन मार कर सब करती रहती, लेकिन चेहरे पर साफ दिखाई देता था कि अब उन्हें अपनी ही कई बातें याद आ रही थी। 2 दिन बाद मुकेश जी अम्मा जी को शहर के अच्छे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने सभी जांचें कराई। रिपोर्ट देखकर गंभीर स्वर में बोले, उम्र ज़्यादा है, इलाज लंबा चलेगा, कम से कम 3 महीने लगातार दवा और निगरानी जरूरी है, बीच में इलाज नहीं रुकना चाहिए। डॉक्टर की बात सुनते ही रुक्मणी जी के मुंह से अनायास निकल पड़ा, क्या पूरे 3 महीने? मुकेश जी ने उनकी तरफ देखा और बोले, क्यों, कोई दिक्कत है रुक्मणी? सुन लो, ये घर मेरी माँ का है और ये घर मेरा है। अब अम्मा यहीं रहेंगी, 3 महीने नहीं, जितने दिन चाहे उतने दिन। बल्कि मेरा मन है कि अब इन्हें गांव वापस भेजूं ही नहीं। सारी उम्र उन्होंने हम सब के लिए जिया है, अब मेरी बारी है। अगर किसी को परेशानी है तो दरवाज़ा खुला है, गांव जाना हो तो तुम चली जाना, माँ कहीं नहीं जाएगी। फिर उन्होंने रीना की तरफ देखकर कहा, बेटी याद है, तुम और तुम्हारी माँ रोज बहू को भाषण देती थी कि सास की सेवा करने से मेवा मिलता है। सास भगवान का रूप होती है, बहू का सबसे बड़ा धर्म सेवा है। तो लो, भगवान ने तुम्हें भी मौका दे दिया, अब किताबों वाला ज्ञान नहीं, करके दिखाओ। रीना और रुक्मणी जी एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। उधर रीना ने मौका मिलते ही अभिषेक को फ़ोन लगाया, सुनो अभिषेक, तुम कब आ रहे हो? अब हमें घर चलना चाहिए, यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। अभिषेक ने कहा, "अरे, अभी कैसे आ जाऊँ? डॉक्टर शहर से बाहर इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस में गए हैं, 2-4 दिन बाद लौटेंगे, तब आऊँगा।"
इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। इधर दूसरी तरफ आदित्य ने साफ शब्दों में अवनी से कह दिया था, जब तक मैं खुद लेने ना आऊं, तुम ससुराल वापस नहीं आऊंगी। इतने दिनों तक तुमने सबकी सेवा की, अब अपनी भी कर लो। अवनी पहली बार बिना किसी तनाव के जी रही थी। कभी अपनी माँ के साथ बाजार जाती, तो कभी आदित्य के साथ फिल्में देखने निकल जाती, कभी शॉपिंग करती, तो कभी घंटों आराम से सोती। उधर रुक्मणी जी और रीना दिन भर एक दूसरे को देखती और मन ही मन सोचती, जिस बहू को हम मुफ्त की नौकरानी समझते थे, उसके जाने के बाद पता चला कि वह अकेली पूरे घर का भार संभाल रही थी। लगातार 15-20 दिन बीत गए। रुक्मणी जी और रीना की हालत ऐसी हो गई कि सुबह उठते ही कमर पकड़ लेती। कभी अम्मा जी की मालिश, कभी रीना की सास को दवा, कभी नाश्ता, कभी खाना, कभी बर्तन, कभी कपड़े और कभी समायरा की फरमाइशी। दोनों का दम निकल चुका था। एक सुबह रीना झाड़ू लगाते लगाते चिल्ला उठी, मम्मी, मुझसे अब नहीं हो रहा, ये घर है या अस्पताल। सुबह से रात हो जाती है फिर भी काम खत्म नहीं होता, न सेवा। रुक्मणी जी भी थक कर सोफे पर बैठ गई। सच कह रही है बेटा, पहले लगता था उन्हीं बढ़ा चढ़ा कर बोलती है, अब पता चला कि पूरे घर का काम अकेले करना कितना मुश्किल होता है। तभी मुकेश जी अखबार मोड़कर मुस्कुराए, क्यों, अभी तो बहू की जगह दो दो लोग काम कर रहे हो। बहू तो अकेली सब संभालती थी, तब तो तुम दोनों कहते थे करना ही क्या पड़ता है इसे। दोनों माँ बेटी चुप हो गई। उसी शाम रुक्मणी जी बोली, सुनिए जी, एक काम वाली रख लेते हैं, अब हमसे नहीं हो पा रहा। मुकेश जी ने जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछा, काम वाली किस लिए? रुक्मणी जी बोली, घर के बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े, कुछ तो संभाल लेगी। मुकेश जी हंस पड़े, अरे बहू तो यही सब काम मुफ्त में करती थी, तब तो कहते थे दिन भर पलंग तोड़ती हो, अब वही काम करवाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। भगवान का शुक्र मनाओ, उसने कभी अपनी तनख्वाह नहीं मांगी। और मेरी माँ का इलाज चल रहा है, इतना पैसा कहाँ है मेरे पास, अभी कोई काम वाली बाई नहीं रख सकते। धीरे धीरे पूरा 1 महीना बीत चुका था। अब रुक्मणी जी और रीना की सारी अकड़ हवा हो चुकी थी। रुक्मणी जी थक कर सीधे मुकेश जी के सामने आ खड़ी हुई। पहली बार उनके चेहरे पर घमंड नहीं, पछतावा था। हाथ जोड़कर बोली, देखिए जी, मैं हार मान गई, बहू को वापस बुला लीजिए। अब समझ में आ गया कि बहू कोई मशीन नहीं होती। आज के बाद हम सब मिलकर घर का सारा काम करेंगे, उससे कभी नौकरानी जैसा व्यवहार नहीं करूँगी। रीना भी रोते बोली, पापा, अभिषेक को भी बुला लीजिए, मैं अपनी सास को लेकर घर चली जाऊँगी। अब मुझसे ये सब नहीं हो रहा। मुकेश जी मुस्कुराए, अब असली बात सुनने की हिम्मत है तुम दोनों में तो सुनो। दोनों ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। उसी समय अम्मा जी अपने कमरे से बाहर आई। अब उनके चेहरे पर पहले जैसी लाचारी नहीं, बल्कि हल्की मुस्कान थी। मुकेश जी बोले, जिस बीमारी के नाम पर तुम दोनों पिछले 1 महीने से परेशान थी, वो बीमारी उतनी बड़ी नहीं थी। रुक्मणी जी चौंक पड़ी, मतलब? अम्मा जी मुस्कुराई, मतलब यह कि डॉक्टर ने पहले ही दिन कह दिया था कि मुझे सिर्फ बढ़ती उम्र की कमजोरी है। दवा और आराम से मैं गांव में भी ठीक हो सकती थी। मुकेश जी ने आगे कहा, हाँ, लेकिन तुम्हारे दिमागी बीमारी का इलाज गांव में नहीं हो सकता था। इसीलिए मैं, आदित्य, अभिषेक और अम्मा, हम सब ने मिलकर यह योजना बनाई। जिस बहू को तुम मुफ्त की नौकरानी समझती थी, उसकी कीमत तुम्हें महसूस करानी थी। इसीलिए अवनी को मायके भेजा गया और तुम्हें वही जिम्मेदारी दी गई जो सालों से वह अकेली निभा रही थी। कभी छुट्टी नहीं मांगी, कभी ओवर टाइम का हिसाब नहीं मांगा, फिर भी तुम कहती थी दिन भर करती ही क्या हो। रुक्मणी जी की आंखों से आंसू बह निकले। वह फुट फुट कर रो पड़ी, मैंने बहू को कभी इंसान समझा ही नहीं। रुक्मणी जी और रीना ने सर से सिर झुका लिया। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। आदित्य औनी के साथ घर के अंदर आया। औनी को देखते ही रुक्मणी जी दौड़ कर उसके पास गई और कहने लगी, बहू, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है। अवनी ने उन्हें तुरंत उठाकर गले लगा लिया। तभी मुकेश जी ने अपनी जेब से
घर की चाबियों का गुच्छा निकाला। उन्होंने वो चाबियाँ सबके सामने अवनी की हथेली पर रख दी। रुक्मणी जी यह सब देखकर हैरान रह गई। ये ये क्या कर रहे हैं जी? आज से इस घर की जिम्मेदारी अवनी संभालेगी। घर की मालकिन वह नहीं होती जो सिर्फ आदेश दे। घर की असली मालकिन वह होती जो पूरे घर को अपने प्यार, मेहनत और त्याग से जोड़कर रखे। फिर उन्होंने रुक्मणी जी की तरफ देखकर आखिरी बात कही, याद रखना, जिस दिन घर की बहू को नौकरानी समझ लिया जाता है, उसी दिन उस घर की बरकत खत्म होने लगती है। रीना भी आगे बढ़ी, अवनी के सामने हाथ जोड़ लिए। भाभी, आज समझ में आया कि सेवा का ज्ञान देना आसान है, लेकिन सेवा करना कितना कठिन होता है। अम्मा जी मुस्कुराई और बोली, आज मेरा इलाज पूरा हुआ, शरीर का नहीं, इस घर की सोच का। उस दिन के बाद उस घर में कोई काम किसी एक की जिम्मेदारी में नहीं रहा। काम बाँट कर होने लगा, रिश्ते जुड़ कर चलने लगे और पहली बार उस घर में बहू को बहू नहीं, बेटी का सम्मान मिला। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।